Hello student, you are welcome in the series of rapid revision classes for the your exam. Today's topic what and why democracy. आपका पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस से फॉर 9th क्लास. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका एक बड़ा कारण ये है कि 10th क्लास में सेम चैप्टर यू हैव टू प्रिपेयर. थोड़े कुछ चेंजेस हैं पर मेन थीम इस चैप्टर का ऐसे ही रहने वाला है. डेमोक्रेसी वर्ड यू स्टार्टेड टू लिसन फ्रॉम 4th 5th 6th क्लास 7th 8th और 9th के अंदर. तो हमारी जो बुक है पूरा का पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, डेमोक्रेसी है. अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है तो बेसिकली हम उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी. देखिए डेमोक्रेसी को एक लाइन में खत्म किया जा सकता है पर इसका एक प्रॉपर मीनिंग यू शुड नो कि डेमोक्रेसी है क्या. डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहले आप लिखिए कि इसका मीनिंग क्या है. तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी के 3 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो आपका डेमोक्रेसी का मीनिंग परफेक्ट हो जाता है. लिखिए इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑल पावर टू पीपल, सारे की सारी पावर इसमें किसको दी गई है, पीपल को. पीपल क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं. इधर दे रूल बाय देमसेल्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रूल. आप डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकते हो इलेक्शन कंटेस्ट करके, या फिर क्या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली. इसका मतलब आप कुछ लोगों को इलेक्ट करोगे, वो आपके बिहाफ पे कुछ डिसीजन लेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. जैसे हमारे देश के अंदर क्या है कि हम एमपीस और एमएलएस को इलेक्ट करते हैं. एमपीस हमारे पूरे देश के लिए लॉ बनाते हैं, एमएलएस कंसर्न स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं. अब इसका लिटरली मीनिंग क्या है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स डेमोस प्लस क्रेटोस. डेमोस मीन्स people, demos means people, kratos means rule. तो इट्स अ सिंपल, इट इज अ रूल ऑफ पीपल. देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको आपको परफेक्टली लिखना है. आप एक लाइन में भी खत्म कर सकते हो और पूरा एक एक्सप्लेनेशन देके भी खत्म कर सकते हो. अब हमारे सामने दो तरह की डेमोक्रेसी है. एक को मैं क्या बोला, डायरेक्ट, और दूसरी को क्या बोले हम, इनडायरेक्ट. तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं. दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आपके पीपल डायरेक्टली बिकम द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. जैसे कि सपोज कीजिए आई कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, आई इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मैं डिसीजन पार्टिसिपेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा हूं. या फिर पीपल का ओपिनियन लेके उनसे डायरेक्टली पूछा जाए कि आप कौन से रूल चाहते हो. तो यहाँ पे दो ऐसी कंट्री है जहां पे डायरेक्टली रूल है. एक आप लिखोगे इंडिया के अंदर ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होती है, किसी भी पंचायत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें सारे गांव के ऑल एलिजिबल वोटर्स होते हैं, इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत. और दूसरा कहां पे भाई, स्विट्जरलैंड के अंदर. स्विट्जरलैंड के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जिसके अंदर पीपल की कंसर्न ना हो. हमारे देश में बन जाता है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, फिर रिपील होता है. वो एक लंबा प्रोसेस जिसके अंदर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा है. दूसरा कौन सा डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को दूसरा नाम दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एनटीएससी एग्जाम कि व्हिच टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी द प्रैक्टिस इन इंडिया. इनडायरेक्ट नहीं दिया, कौन सा दिया, रिप्रेजेंटेटिव. यहां पे आप क्या हो कि डायरेक्टली नॉट ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. आप क्या नहीं हो, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं हो. इसका मतलब यू इलेक्ट द एमपी और एमएलए, दे विल पार्टिसिपेट बिहाफ ऑफ यू. इसके अंदर आप 3 पॉइंट कोट करोगे. सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि दुनिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्यों. उसका बड़ा कारण है लार्ज पॉपुलेशन. अब हमारे देश का पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011 121 CR है. इसका मतलब ऑल द पीपल कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, लार्ज पॉपुलेशन. सेकंड वन बोलता है एवरीवन नॉट इंटरेस्टेड. हर एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर. तीसरा एवरीवन नॉट हैव नॉलेज. सबके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है. और साथ में क्या लिखोगे, एंड टाइम. टाइम नहीं है क्योंकि एवरीवन हैज अ डिफरेंट इंटरेस्ट. वो अपना बिजनेस करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, या वो किसी गेम को ज्वाइन करना चाहता है. तो देयर इज द डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. तो 3 पॉइंट्स यू कैन राइट इफ द क्वेश्चन आस्क्स व्हाई द मोस्ट ऑफ द कंट्री फॉलो द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. पहले आप मीनिंग, फिर टाइप्स का फ्लो चार्ट, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 3 पॉइंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. आप बोलो सर मीनिंग बता दिए, ये तो डेमोक्रेसी है. नहीं, अगर ऐसा है तो फिर चाइना भी डेमोक्रेटिक है, क्यूबा भी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, रशिया, इवन समटाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश. नहीं, हमें मेजरमेंट करना है ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के बिहाफ पे वी कैन कंसीडर दैट कि दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक और ये कंट्री क्या है, अनडेमोक्रेटिक है.
पहली जो सबसे पहले बेसिक कंडीशन है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू 5 मार्क्स। पहली जो बेसिक कंडीशन है, इट शुड बी इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे कि इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड। जैसे हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं 5 इयर्स के बाद, और कुछ देश के अंदर इलेक्शन होते हैं 4 इयर्स। 4 इयर्स में कौन आता है? यूएसए आता है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पे जो इलेक्टेड पीपल है, ऑल द पावर शुड हैव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब किसी भी देश के अंदर जो सारी पावर है डिसीजन से रिलेटेड, वो किसके पास होगी? इलेक्टेड पीपल के पास होगी। अब सपोज कर लीजिए किसी देश के अंदर इलेक्शन हुए, इलेक्टेड पीपल है पर उनके पास पावर ही नहीं है, इसका मतलब पहला मीनिंग तो क्लियर हो रहा है, दूसरा नहीं वो फुलफिल कर पा रहा है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सबसे पहले डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था रूसो ने। ही वाज अ फ्रेंच स्कॉलर नोन एज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इंश्योर द पॉलिटिकल इक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है इक्वली राइट टू वोट। नेक्स्ट वन ये बोलता है इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। जो इलेक्शन है वो क्या होने चाहिए? फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री का मतलब है कि हर एक पर्सन के पास चांस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन होना चाहिए। अब दुनिया के कुछ ऐसे देश है जहां पे कुछ ही लोगों को अलाउ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है, दूसरे लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकते। फेयर का मतलब यह है कि कोई भी पर्सन अनफेयर मींस यूज ना करे। वो कब नहीं करेगा? जब यहाँ पे एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी विच कंडक्ट द इलेक्शन। जैसे हमारे देश में कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आ रही है वो क्या करे? रिस्पेक्ट करे किसको? टू रूल्स को, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब आपके देश के अंदर जितनी भी पॉलिसीज होंगे एज पर लॉ होंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है लेजिटिमेट। कौन सी गवर्नमेंट लेजिटिमेट होगी? उसके 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स कि वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड बाय पीपल है। इसका मतलब इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा, इट फॉलो द सम रूल्स। ये अपने देश के अंदर जो वहां पे रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन उसको फॉलो करे, रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंडीशन ऑन व्हाट बिहाफ यू कैन कॉल टू दिस कंट्री द डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। अब मजेदार बात क्या है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और कुछ कंडीशन को नहीं करते। पहला, मोस्ट ऑफ द कंट्री फुलफिल करती है। डिसीजन मेकिंग वाले का एग्जांपल वी हैव टू स्टडी अबाउट द पाकिस्तान। बहुत लंबी केस स्टडी है, मैं आपको बस 3 पॉइंट के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे हमें कुछ और एग्जांपल है डिफरेंट कंट्रीज से जहां पे डिस्क्रिमिनेशन है राइट टू वोट को लेके। इलेक्शन फ्री एंड फेयर में हमने 2 एग्जांपल पढ़ेंगे केस स्टडी, चाइना एंड मेक्सिको। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ क्या है डिफरेंसेस हैं। रिस्पेक्ट फॉर लॉ के लिए एक ही कंट्री पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जिम्बाब्वे। आज हम कोशिश करेंगे कि इन 2 कंट्रीज को काउंटर करें और नेक्स्ट क्लास के अंदर विद इन 2 and 3 टॉपिक्स के साथ वी कैन कंप्लीट द चैप्टर। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक स्टडी है किसकी? पाकिस्तान की। क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू से दैट कि पाकिस्तान इज अ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लिखिए पाकिस्तान। सबसे पहले लिखिए पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इसकी लोकेशन लिख दी हमने भाई, लोकेटेड इन साउथ एशिया। बिफोर 1947 इट वाज ए पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या था? पार्ट ऑफ इंडिया था। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम। और इन 1947 दे डिक्लेयर दे आर गोइंग टू बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे भारत ने अनाउंस किया था कि मैं क्या बनूंगा? डेमोक्रेटिक कंट्री बनूंगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने ऐसा टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जहां पे ये फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा है। कौन सी? कि ऑल द पावर शुड हैव इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड पीपल। अब देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिलिट्री रूल लगे हैं। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है मिलिट्री कॉप। इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के सारी पावर मिलिट्री को देना। पहली बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा 1958 में, फिर 1969 में, फिर 1977 में, फिर यहाँ पे लगा बेटे 1999 में लास्ट मिलिट्री रूल। इसका मतलब 4 बार वहां पे मिलिट्री रूल लग चुका है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है किसका? मिलिट्री रूल का। वो अलग टॉपिक्स है कि यहाँ पे मिलिट्री रूल बार बार क्यों लग रहा है। यहाँ पे मिलिट्री कॉप हुआ 1999 में। यहाँ के आर्मी जनरल थे जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, ही वाज ए आर्मी जनरल। इसने क्या किया? यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के सारी पावर अपने पास ले ली। ही वाज ए आर्मी जनरल। 2002 के अंदर
इसने यहाँ पे एक फेक रेफरेंडम कराया। फेक रेफरेंडम का मतलब, रेफरेंडम क्या होता है, जब लोगों का ओपिनियन लिया जाता है किसी भी डिसीजन पे। इसने यहाँ पे रेफरेंडम कराया, क्या मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बन सकता हूं? फेक है, नकली है। मोर देन 90% पीपल एग्री ऑन दिस पॉइंट। इट वाज अ सरप्राइजिंग। पर ये किससे वोटिंग कराएगी? जो किसको पसंद करते थे? परवेज मुशर्रफ को। सेम ईयर के अंदर 2002 के अंदर इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, जिसको बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क्स। क्या बोलते हैं भाई? लीगल फ्रेमवर्क्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और 3 पॉइंट पे यहाँ पे प्रोविजंस बनाए। पहला ये बोलता है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास ज्यादा पावर होगी और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? किसी भी असेंबली को सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड टू इलेक्टेड असेंबली। जबकि पावर किसके पास होनी चाहिए? इलेक्टेड असेंबली के पास होनी चाहिए। पहला पॉइंट। सेकंड ये बोलता है कि यहाँ पे मोर पावर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास होगी। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सेंट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पे जितने भी डिसीजन सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट का मतलब होता है द मिनिस्टर 2000 इलेक्टेड बाय पीपल, उनको ऑब्जर्व कौन करेगा? उनको ऑब्जर्व कौन करेगा? ऑब्जर्व बाय मिलिट्री। कुल मिला के यहाँ पे ज्यादा पावर किसके पास है? मिलिट्री के पास है। जबकि किसके पास होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट, मिलिट्री कॉप, फेक रेफरेंडम, declared to himself as the president of Pakistan, amendment in the constitution or made the 3 provisions. Just you have to learn 3 points. Second हमारे पास जो केस स्टडी है वो है 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा होगा। हेडिंग क्या है? 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर 1 वोट है जी, 1 पर्सन है, 1 वैल्यू है। पाकिस्तान में कंडीशन फुलफिल हो रही है। पर पाकिस्तान अनडेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि सारी पावर किसके पास है? मिलिट्री के पास है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। अब यहाँ पे 3 कंट्रीज इसके अंदर बताए गए, जैसे एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल है। ये इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ओनली एक जीके का क्वेश्चन। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया इज अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक है, उसका बड़ा रीजन ये है कि टिल 2015 तक वीमेन नॉट हैव राइट टू वोट। वीमेन के पास क्या नहीं था भाई? राइट टू वोट नहीं था। आज भी वहां पे वीमेन के पास राइट टू वोट है, पर वीमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत है, वहां पे नॉमिनल डेमोक्रेसी है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एस्टोनिया का। एस्टोनिया क्या होती थी? एक प्रोविंसेस थी, यूएसएसआर का पार्ट था। सोशलिज्म यूरोप के अंदर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि यूएसएसआर वो द फेडरेशन ऑफ 15 कंट्री, जिसमें से एक कंट्री था एस्टोनिया। इट इज नोन एज द बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक गल्फ के साथ का बॉर्डर लगता है। एस्टोनिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं। इट वॉज द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर फेडरेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे रशियन पीपल होंगे। रशियन जो थे माइनॉरिटीज थे, और एस्टोनिया के जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो ओरिजिनल पीपल हैं, वो किस में थे? मेजोरिटी में थे। यहाँ पे दे फेस द डिफिकल्टीज गेट राइट टू वोट। उनको इजीली क्या नहीं मिलता था? राइट टू वोट नहीं मिलता था। और दे इजीली क्या मिल जाता है इनको भाई? गेट राइट टू वोट। अब दोनों में अंतर क्या है? सपोज कीजिए आपने कंप्लीट आंसर लिखा, एक बच्चे ने सेम वर्डिंग के साथ, सेम फैक्ट्स के साथ, उसको पूरे नंबर, और दूसरे को क्या नहीं मिल रहे? पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो कंट्री है उसका नाम है फिजी। फिजी क्या है? एक आइलैंड है। फिजी क्या होती थी? कॉलोनी होती थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग हो गए। एक फिजी के इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब ओरिजिनल पीपल, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे कौन है? जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे माइग्रेंट्स है और लंबे टाइम तक यहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको इंडेंचर लेबर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर पे इनको लेके गया था। इंडिजीनियस पीपल की जो वोट की वैल्यू है वो मोर है, ज्यादा है, जबकि इनकी क्या है? वोट की वैल्यू लेस है। इसका मतलब अनइक्वल वोट वैल्यू हो गई। तीनों के स्टडी से हमें पता लगा तीनों की तीनों कंट्री क्या? अनडेमोक्रेटिक है। द रीजन इज बिहाइंड दे नॉट फॉलो द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दुनिया का पहला कंट्री न्यूजीलैंड, जिसने राइट टू वोट दिया। भारत ने कब दिया? 1950 में दिया। फ्रांस ने कब दिया? 1946 में दिया। इंग्लैंड ने कब दिया? 1928 के अंदर दिया। तो आज के क्लास के अंदर यही 2 केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर 2 केस स्टडी आगे पढ़नी है, और साथ में ये बताना है हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
is a better form of government, positive, or what are the shortcomings of the democracy. Thank you to watch this video, और definitely you will get the benefit, you will improve your knowledge, writing skills आपका improve होगा, और ऐसी ही वीडियो आपकी दोबारा से आएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हो फॉर गेटिंग द नोट्स, क्विज, लाइव क्लास, तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।